हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे नीट एग्जाम के क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड ये है फिजिक्स का एक मोस्ट ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विवेक फिजिक्स। आपका यहाँ पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के हर एक टॉपिक को वन बाय वन करके एक बार डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। एंड आज जो हमने टॉपिक डिसाइड किया, चैप्टर डिसाइड किया, उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ये अच्छा वेटेज रखता है। इसमें हम लोग पी वाई क्यू प्रॉब्लम, कंसेप्ट एंड थ्योरी पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहो और इस यूट्यूब चैनल में आपको हर एक कंटेंट एनसीईआरटी पैटर्न में, एनटीए के पैटर्न में डिटेल से मिलने वाला है, ठीक है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अपना पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है इस चैप्टर का है, उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, एसी करंट है क्या, ठीक है। अब समझो जरा, एसी करंट इंड्यूज करंट का एक छोटा सा पार्ट है। इंड्यूज करंट, इंड्यूज करंट, ठीक है। मतलब इंड्यूज करंट का एक छोटा सा पार्ट है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब इंड्यूज करंट क्या होती है? ऐसी करंट जैसे किसी भी लूप के सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं तो उसमें इंड्यूज ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इंड्यूज ईएमएफ की वजह से उस सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसे इंड्यूज करंट कहते हैं। चलो, ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज करे एंड फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वही से डायरेक्शन और वही वैल्यू फिर से मिल जाए, ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो एंड फिक्स टाइम के बाद फिर से वही वैल्यू और वही डायरेक्शन फिर से मिल जाए, ऐसी करंट को एसी करंट कहते हैं। बाय द वे, इधर की तरफ करंट है आई, इधर की तरफ टाइम है टी, एंड मैंने देखा यहाँ पर 0 एम्पीयर की करंट है। फिर मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर करंट की मैक्स वैल्यू मिल गई। जैसे यहाँ पर मैं कह देता हूँ 10 एम्पीयर की करंट है, बट ये पॉजिटिव है। कुछ देर के बाद फिर से करंट 0 हो गई एंड कुछ देर के बाद फिर से करंट की मैक्स वैल्यू हो गई बट निगेटिव डायरेक्शन पर, -10 एम्पीयर। फिर से करंट 0 हो गई, फिर से +10 एम्पीयर, फिर यहाँ पर 0 हो गई, फिर से -10 एम्पीयर, फिर से 0 हो गई। तो करंट की वैल्यू बार बार 0 हो रही है, बार बार मैक्स और मिनिमम वैल्यू पर जा रही है एंड फिक्स टाइम के बाद फिर से वही वैल्यू मिल जा रही है। ऐसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आप इसे ऐसा बना सकते हैं कि इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से। ये करंट है, देखो ये करंट वैल्यू चेंज कर रही है एंड 0 से अपने पीक वैल्यू तक गई, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव पीक वैल्यू, फिर 0 हो गई, फिर मैक्स पीक वैल्यू, फिर मतलब अपनी वैल्यू कंटिन्यू चेंज कर रही है। ऐसी करंट को एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डीसी करंट वो होती है जो अपनी वैल्यू तो चेंज कर सकती है बट डायरेक्शन नहीं चेंज करती। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से लॉजिक है। इस एक्सिस से नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव एंड इसके ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव। तो ये लॉजिक आपको समझना है। चलो, इसमें से जो मेजर पॉइंट है अपने पास अल्टरनेटिंग करंट में, वो पहला है पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू का मतलब है मैक्स वैल्यू, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। बाय द वे, ये मैंने अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाया, ग्राफ इस तरह से आया। मैंने देखा यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसे अपन आई नॉट कह दें या आई एम कह दें। यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, मेरा मतलब निगेटिव मैक्सिमम है, तो इधर हो जाएगा -I0 या आई एम अपन कह सकते हैं। तो ये हो गई अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम, बिकॉज इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। बाय द वे, यहाँ पर जैसे 0 एम्पीयर करंट है, 0 एम्पीयर की करंट है, यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट है, यहाँ पर 10 एम्पीयर की करंट हो गई, फिर यहाँ पर फिर से 5 एम्पीयर, फिर से 0 हो गई। तो मैक्स कहाँ तक गई? 10 एम्पीयर। तो 10 एम्पीयर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद अपन देखते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, एसी की आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब जो प्रेजेंट टाइम पर है, जो एसी की वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पर है, उसे आरएमएस वैल्यू कहेंगे। मीन रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। एंड अगर इसमें एक रिलेशन बनाए, फार्मूला बनाए, तो ये बाय द वे अपने पास अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आ गया। आई आर एम एस इक्वल टू I0 डिवाइड बाई √2, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखना है। इसी तरह से एसी वोल्टेज वी आर एम एस इक्वल टू V0 डिवाइड बाई √2।
तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, लेकिन आपके लिए फार्मूले बड़े काम के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट, अब देखो अगर इसमें फॉर हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, एंड फुल साइकिल, अगर मैं हाफ साइकिल के लिए डायग्राम बनाऊंगा या फुल साइकिल के लिए पहले बना देता हूं, तो देखो जरा, जितना इधर पॉजिटिव आया उतना इधर नेगेटिव आ गया, तो आई एवरेज की जो वैल्यू आ गई, आई एवरेज की जो वैल्यू आ गई वो जीरो आ गई, क्योंकि देखो जरा जितना यहाँ पर पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल वैल्यू जीरो हो गई। अगर मैं हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो ये जीरो नहीं आएगी, ठीक है, ये जीरो नहीं है। एंड इंडिविजुअल अगर इसे चेक करोगे तो भी जीरो नहीं है। तो ये आपको समझना है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होगी फुल साइकिल के लिए वो कितनी है, एंड हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो नहीं है। ये लॉजिक समझना है, ठीक है। एंड अगर अपन इक्वेशन देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट का ऑफ एसी करंट, तो आई इक्वल टू लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी तरह से V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये फार्मूला आपको समझना है। इसके बाद बात करते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट में, ठीक है। अल्टरनेटिंग सर्किट क्या होते हैं, इनमें कौन से लॉजिक हैं, फार्मूला किस तरह से यूज होंगे, उन पर बात करेंगे। पहला एसी सर्किट। अल्टरनेटिंग सर्किट में सबसे पहले अपन बात करेंगे ओनली रेजिस्टेंस। जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बाय द वे ये अपने पास रेजिस्टेंस हो गया, इसको अपन ने एसी सोर्स हो गया, यहाँ से अपन ने कनेक्ट करा दिया, केवल रेजिस्टेंस है यहाँ पर। इस सिचुएशन पर जो एसी वोल्टेज होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड एसी करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दोनों सेम फेज पर रहेंगे, बोथ आर इन अ सेम फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। एंड अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा। मैं करंट का ग्राफ पहले बना देता हूँ इस तरह से, ये करंट का ग्राफ है I, एंड इसके ऊपर अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज का ग्राफ है, बिकॉज V इक्वल टू होता है I मल्टीप्लाई R, रजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा तो जो वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी वो करंट की पीक वैल्यू से ज़्यादा होने के चांस हैं, ये ध्यान समझना है। तो ये ग्राफ आ गया, मीन फेजर डायग्राम आ गया जब केवल रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है, ओनली कैपेसिटर, जब केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है तब की कहानी क्या है, मैं ऐसे डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक कैपेसिटर हो गया, ये एसी सोर्स हो गया, एंड यहाँ पर मैंने वोल्टेज का इक्वेशन लिख दिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ध्यान रखना जो करंट का इक्वेशन लिखोगे ना, करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखोगे, क्योंकि ध्यान रखना जब कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तो अल्टरनेटिंग करंट आगे चलेगी, मीन लीड करेगी वोल्टेज को पाई बाई 2 डिग्री, मीन 90 डिग्री। जब केवल कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर की ये एक प्लेट हो गई फर्स्ट प्लेट, एंड कैपेसिटर की ये सेकेंड प्लेट हो गई, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे अपन VC कह सकते हैं या V कह दें, इक्वल टू होगा Q डिवाइड बाई C। ये ध्यान रखना है, कैपेसिटर क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपने को रेजिस्टेंस यूज करना है, जिसे अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, रिएक्टेंस उसे अपन कहेंगे XC, XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, एंड ओमेगा की जगह अपन लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ मीन फ्रिक्वेंसी, मीन XC इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ एंड C। ये फार्मूला बन गया अपने पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का।
एंड इसकी यूनिट ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट लिखोगे ये ओम लिखोगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। एंड रेजिस्टेंस उस टाइम का है जब कैपेसिटर कनेक्टेड है। इसका अगर तुम फेजर डायग्राम बनाओगे, ठीक है, फेजर डायग्राम बनाओगे तो फेजर डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा, जैसे ये मेरे पास है करंट, ठीक है, एंड करंट अगर इस डायरेक्शन पर इस डायरेक्शन पर है तो जो वोल्टेज होगा वीसी वो इस डायरेक्शन पर होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, मीन π/2 होगा। ये समझना है, करंट और कैपेसिटी वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा, मीन आगे चलेगी करंट कितना, π/2 मीन 90 डिग्री। ये आपको इक्वेशन ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर अगर पावर को कैलकुलेट करना है, पावर P इक्वल टू V मल्टीप्लाई I, ठीक है। एंड यहाँ पर P इक्वल टू V की वैल्यू कितनी, V0 साइन, यहाँ से ओमेगा टी लिख दोगे मल्टीप्लाई, इसको तुम लिखोगे I की वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। एंड इसे अगर सॉल्व करोगे तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो P इक्वल टू V0 एंड इधर हो जाएगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई I0, एंड यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला ओपन कर दो, साइन ए प्लस कॉस बी मल्टीप्लाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी कॉस π/2 प्लस, ठीक है, कॉस ओमेगा टी साइन π/2, ये फार्मूला ध्यान रखना। एंड ये वाली जो वैल्यू है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, बिकॉज कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो गई, तो इतना टर्म 0 हो जाएगा, इतना टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस ओमेगा टी। तो इधर हो जाएगा अपने पास P इक्वल टू V0 मल्टीप्लाई I0, इधर है साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई इधर है कॉस ओमेगा टी, ये फार्मूला ध्यान रखना। एंड अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, डिवाइडेशन करा लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन करा लें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन, तो P इक्वल टू इधर से वैल्यू बन जाएगी ये 2 साइन ओमेगा टी V0 मल्टीप्लाई I0, इधर हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड इसे अगर और थोड़ा सा फास्टली अगर सॉल्व करेंगे तो इधर से वैल्यू बन जाएगी अपने पास V0 मल्टीप्लाई I0, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये अपना लॉजिक है, इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू बन गई अपने पास, पावर की बन गई। अगला अपन अगर सर्किट तैयार करते हैं जिसमें से ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टर्स है, ओनली इंडक्टर्स, केवल इंडक्टर्स कनेक्टेड है। इंडक्टर्स ऐसा है जैसे बाय द वे ये अपने पास अल्टरनेटिंग सर्किट हो गया, यहाँ पर मैंने इंडक्टर्स को लगा दिया, ठीक है, और इसको मैंने ये एसी सोर्स से ऐसे कनेक्ट करा दिया है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं माइनस का L एंड मल्टीप्लाई DI डिवाइड बाई DT। ये फार्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर्स, एंड इसे अपन लिख सकते हैं VL इक्वल टू माइनस का L, इधर हो जाएगा DI डिवाइड बाई DT, ठीक है। EMI नाम के चैप्टर्स हमें मालूम है कि किसी भी इंडक्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इतना होता है। एंड अगर AC अगर इक्वेशन लिखते हैं तो I इक्वल टू लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यहाँ पर ठीक उल्टा होगा, उससे थोड़ा सा चेंज होगा। एंड अगर वोल्टेज का इक्वेशन लिखोगे तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लिखोगे। एंड अगर इसमें फेज डायग्राम बनाओगे, फेजर डायग्राम बनाओगे, तो फेजर डायग्राम बड़ा इजी है, ऐसे बना सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन पर करंट जा रही है तो इस डायरेक्शन पर VL होगा, बिकॉज VL π/2 डिग्री आगे चलेगा एज ए कम्पेयर टू करंट, कितना, π/2 डिग्री। तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, फाई की वैल्यू यहाँ पर π/2 है। एंड सिमिलर जैसे अभी मैंने पावर को कैलकुलेट किया तो पावर इक्वल टू V मल्टीप्लाई I, एंड V और I की वैल्यू पुट करके यहाँ से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई अपने पास उस समय की जब केवल इंडक्टर्स कनेक्टेड है। इसी तरह से आगे बात करेंगे, 2-2 मिनट में सभी सर्किट पर बात कर लेंगे, फिर PY की प्रॉब्लम पर बात करेंगे। अगला सर्किट है
एल एंड आर सर्किट, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का मतलब क्या हो गया, जब इंडक्टर्स एंड रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये रेजिस्टेंस हो गया एंड इसके बाद में यहाँ पर इसी सर्किट में सीरीज में इंडक्टर्स को कनेक्ट करा देता हूँ इस तरह से, एंड ये एसी सोर्स हो गया इस तरह से। यहाँ पर रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर इंडक्टर्स है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस VR है, एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस का L DI डिवाइड बाई DT है। तो इस तरह के छोटे छोटे लॉजिक आपको समझना है। अब इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ, फेजर डायग्राम, ठीक है, तो कैसा बनेगा समझो ज़रा। ये जो डायग्राम बन गया जब करंट है एंड करंट की डायरेक्शन में ही, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही अपना VR होगा, रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इंडक्टर्स वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VL, वो करंट से आगे चलेगा π/2 डिग्री में 90 डिग्री, जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, इससे आपका थोड़ा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर जैसे अपने को इक्वेशन लिखना है, तो देखो ज़रा, पहले तो रिजल्टेंट वोल्टेज अपन कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए देखो ज़रा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, ये जो एंगल आ रहा है वो फाई आ गया। रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए देखो ज़रा, इस डायरेक्शन पर अपन VR है एंड इस डायरेक्शन पर VL है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू √VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है, जैसे VR इक्वल टू I मल्टीप्लाई R एंड VL इक्वल टू I मल्टीप्लाई, यहाँ पर अपन XL लिखेंगे। XL यहाँ पर जो है ना, XL, ये जो XL की वैल्यू है XL, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इसकी बी यूनिट ओम है, ठीक है। एंड एक्सएल का जो फार्मूला है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल है। ओमेगा की जगह 2πf लिखोगे तो 2πf एंड एल, ये फार्मूला आपको समझना है। ये वैल्यू अगर यहाँ पर अपन पुट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी, रिजल्टेंट जो वोल्टेज आएगा V इक्वल टू √, इसकी जगह हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से I स्क्वायर कॉमन लेके इधर हो जाएगा V डिवाइड बाई I इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, एंड V डिवाइड बाई I, देखो ज़रा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है एंड रिजल्टेंट करंट है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस होता है। मेरा मतलब वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों रिजल्टेंट है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जिसे इम्पीडेंस कहेंगे, जेड इम्पीडेंस, ठीक है। ये इम्पीडेंस हो गया, मीन रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है, एंड इसकी यूनिट भी ओम होगी, ठीक है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मीन इम्पीडेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे XL स्क्वायर। तो ये अपने पास फार्मूला बन गया इम्पीडेंस का, जब सर्किट में रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर्स कनेक्टेड हो। अब अगर अपन फेज को कैलकुलेट करना चाहें तो फेज ये कैलकुलेट करेंगे। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जब VL है, जो VL है वो तो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, VR करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट वैल्यू आ गई वो ना 90 डिग्री पर है ना 0 डिग्री पर, वो किसी एक बीच वाले एंगल पर है। कितने एंगल पर? फाई पर। तो फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? tan फाई इक्वल टू, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan यूज कर लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है, ठीक है। तो tan इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, मीन VL डिवाइड बाई VR। तो VL डिवाइड बाई VR, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, I मल्टीप्लाई XL एंड I मल्टीप्लाई R। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से I से I कैंसिल आउट हो गया, tan फाई इक्वल टू XL डिवाइड बाई R। थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना है तो XL इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 2πfL। तो यहाँ पर हो जाएगा tan फाई इक्वल 2πfL डिवाइड बाई R। ये वैल्यू बन गई अपने पास फेज डिफरेंस की, जब सर्किट में रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर्स कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर अपने को पावर कैलकुलेट करना है, पावर, इस सर्किट की अगर पावर कैलकुलेट करना है तो पावर इक्वल टू अपन लिखेंगे
V मल्टीप्लाई I, ठीक है। एंड इसे अगर सॉल्व करेंगे एंड एवरेज पावर अगर लिखेंगे इस सर्किट की तो V RMS मल्टीप्लाई I RMS मल्टीप्लाई cos phi, एंड cos phi इज अ पावर फैक्टर, पावर, इसे पावर फैक्टर कहते हैं बिकॉज ये पावर के मल्टीप्लाई में, बिकॉज ये करंट एंड वोल्टेज का जो मल्टीप्लाई वैल्यू होती है उसे पावर कहते हैं, पावर के मल्टीप्लाई में जो होता है उसे पावर फैक्टर कहेंगे। एंड cos phi की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो cos phi, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, मतलब बिल्कुल कंसेप्टुअल टॉपिक है तुम्हारे लिए, इसमें बहुत कोई डिफिकल्टीज नहीं है। cos phi इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मीन बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई अपने पास z, मीन cos phi इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हो r डिवाइड बाई z, ठीक है। तो cos phi इक्वल टू r डिवाइड बाई z की वैल्यू अभी अपन ने लिखी r स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास फार्मूला हो गया पावर फैक्टर का, ठीक है। इसमें हर एक सर्किट में यही दो तीन चीज़ें आपको समझना है, एक तो इक्वेशन समझना है, फिर डिफरेंस, पावर फैक्टर एंड रिजल्टेंट वैल्यू, इम्पीडेंस, ये कैलकुलेट करना है। चलो अगले सर्किट पर बात करते हैं जिसमें से कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, मीन RC सर्किट, CR सर्किट। CR सर्किट में हम लोग बात करेंगे जैसे अपने पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर मैंने कनेक्ट करा दिया एंड ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करा दिया, इन दोनों को मैंने किसी AC सोर्स से ऐसे कनेक्ट करा दिया एंड ये हो गए अपने पास रेजिस्टेंस, ये हो गए कैपेसिटर। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो Q डिवाइड बाई C होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VA, ठीक है, जिसे अपन VR कह रहे हैं एंड इसे VC कह रहे हैं। इस सिचुएशन पर आपको समझना है कि जो जो करंट होगी वो करंट इस डायरेक्शन पर है एंड इसी डायरेक्शन पर रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज इसी डायरेक्शन पर है करंट के डायरेक्शन पर, लेकिन कैपेसिटर वाला जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे चल रहा है, बैकवर्ड चल रहा है π/2 डिग्री, तो VC इधर हो गया, ठीक है, ये VC है, तो ये वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो तो इस डायरेक्शन पर होगा भाई, है ना, जो रिजल्टेंट आएगा वो तो इस डायरेक्शन पर होगा इधर, ये तो हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी। ये अगर एंगल अपने पास फाई है तो फाई यूज कर लेंगे। पहले रिजल्टेंट देखते हैं, तो रिजल्टेंट के लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, V इक्वल टू √VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, एंड इनकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ VR इक्वल टू I मल्टीप्लाई R एंड VC इक्वल टू I मल्टीप्लाई XC, ठीक है। XC की वैल्यू पहले मैंने बता दी है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसकी जो यूनिट है वो ओम्स है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एंड यहाँ पर V इक्वल टू √I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे I बाहर निकलेगा एंड I V डिवाइड बाई I इक्वल टू Z हो जाएगा, बिकॉज रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जिसे अपन इम्पीडेंस कहेंगे, एंड R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। मेरा मतलब है जो इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी इस सर्किट के लिए, ठीक है, RC सर्किट के लिए वो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर जैसे फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, फेज डिफरेंस tan phi इक्वल टू ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना है, बिकॉज जो रिजल्टेंट आएगा वो तो बीच में होगा, ना 0 डिग्री पर ना 90 डिग्री पर, तो फेज डिफरेंस tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है XC डिवाइड बाई बेस कितना है R है, ठीक है, या अपन इसे लिख सकते हैं VC डिवाइड बाई VR। ये वैल्यू अगर पुट अप करेंगे तो tan phi इक्वल टू यही आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर पुट अप करेंगे I मल्टीप्लाई XC एंड IR, तो ये I सही कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा XC डिवाइड बाई R एंड XC की वैल्यू अगर लिखेंगे 2πfc, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2πfc एंड R, ठीक है, बिकॉज XC इक्वल टू 1/ωc एंड ओमेगा इक्वल 2πf मीन 2πf एंड C। तो ये अपने पास फार्मूला आ गया, अपने पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर जैसे पावर को कैलकुलेट करना है, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, तो P इक्वल टू P एवरेज V RMS
मल्टीप्लाई आई आर एम एस मल्टीप्लाई कॉस फाई, एंड कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर हो गया। अब पावर फैक्टर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आर बाई जेड होती है, हमेशा ध्यान रखना हर एक सर्किट के लिए यही है। हाँ, जेड की वैल्यू हर एक सर्किट के लिए अलग अलग है, वो कोई और बात है, बट ये ध्यान रखना आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो ये पावर फैक्टर की वैल्यू मिल गई इस तरह से। तो ये लॉजिक है, अपने पास एवरेज पावर का फार्मूला आ गया। चलो अपन आगे बात करते हैं एलसीआर सर्किट में, ठीक है। अगला जो सर्किट है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर्स भी है, ये सिचुएशन। तो एक अपने पास रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर्स हो गए, सभी सीरीज में कनेक्टेड। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स, इनको मैंने एसी सोर्स से इस तरह से कनेक्ट करा लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वी आर है, यहाँ पर वी सी है एंड यहाँ पर वी एल है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, फेजर डायग्राम कितना है, यहाँ पर एवरेज पावर का फार्मूला कितना है, इम्पीडेंस कितना है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। डायग्राम में जब बनाऊंगा तो मैं पहले करंट को शो करूंगा, एंड करंट की डायरेक्शन में इसका जो वोल्टेज होगा वी आर, ये करंट की डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो कैपेसिटर और इंडक्टर्स का जो वोल्टेज है, इंडक्टर्स का वोल्टेज वी एल, वो करंट से आगे चलेगा 90 डिग्री, एंड जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ये तो पीछे चलेगा 90 डिग्री करंट से। तो इसका मतलब वी एल एंड वी सी के बीच का जो एंगल आ गया वो तो 180 आ गया। अब यहाँ पर तीन पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है, तीन केस हैं। केस फर्स्ट क्या है कि वी एल इक्वल टू वी सी, ये अगर है तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, 5 मिनट बाद रेजोनेंस पर बातचीत करेंगे। दूसरी पॉसिबल, वी एल की वैल्यू ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू वी सी। इस सिचुएशन पर आप वी एल माइनस वी सी लिखोगे, ठीक है, फार्मूले को। और थर्ड क्या है, वी सी ग्रेटर एज ए कम्पेयर टू वी एल, ठीक है। इस सिचुएशन पर आप वी सी माइनस वी एल लिखोगे। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा। अभी इन दोनों टॉपिक पर बात कर रहे हैं, रेजोनेंस पर अभी 5 मिनट बाद बात करेंगे। इसके बाद हमने ये समझ लिया कि वी एल ज़्यादा है वी सी कंपेयर में, तो इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो इस डायरेक्शन पर आ गया, वी एल माइनस वी सी, इधर की तरफ है वी आर। इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो इस डायरेक्शन पर आ गया वी, ये रिजल्टेंट आ गए, एंड ये फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब फेज डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए अंडर रूट, इधर है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, वी एल इक्वल टू आई मल्टीप्लाई एक्स एल, वी सी इक्वल टू आई एक्स सी, एंड वी आर इक्वल टू आई आर। ये सभी वैल्यू अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर v डिवाइड बाई आई इक्वल टू, इधर हो जाएगा अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड ये जो वैल्यू बन रही है ना, इसे इम्पीडेंस कह रहे हैं, इम्पीडेंस जेड। तो जेड इक्वल टू इधर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर, इसे अपन कह रहे हैं इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस बन गए। इम्पीडेंस का मतलब रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर पावर को कैलकुलेट करेंगे, फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर का वही बेसिक लॉजिक है, वी आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस मल्टीप्लाई कॉस फाई, एंड कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर। एंड कॉस फाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना आर बाई जेड है। हाँ, इम्पीडेंस जेड की वैल्यू अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर जेड की वैल्यू जो है वो कॉस फाई इक्वल टू आर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है अपने पास पावर फैक्टर की वैल्यू। ये मिल गई अपने पास एवरेज पावर।
यहाँ पर ये मिल गई इम्पीडेंस, ये बन गया सर्किट, ये रिजल्टेंट वोल्टेज किसके लिए, जब अपने पास LCR सर्किट है। लास्ट इसका सर्किट और है जिसे कहते हैं LC ऑक्सीलेशन। ठीक है, 2 मिनट में इसमें डिस्कस कर रहे हैं, फिर PYQ प्रॉब्लम एक बार पूरे टॉपिक पर क्विक रिवीजन कर लेंगे तो ये तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, किस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन पर अपन बात कर लेंगे। LC ऑक्सीलेशन, LC ऑक्सीलेशन, LC ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, इस ऑक्सीलेशन लॉजिक का मतलब क्या है कि अपने पास जो इंडक्टर्स है इस पर जो एनर्जी होती है U = 1/2 LI² होता है। ठीक है, इस पर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का फार्मूला हाफ LI² होता है। एंड जो कैपेसिटर होता है उस पे जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है हाफ CV² होता है। ठीक है, ये एनर्जी का फार्मूला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। LC ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर मैंने कैपेसिटर बना दिया, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर्स लगा दिया, इसको मैंने इस तरह से सर्किट से कनेक्ट करा दिया। यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर्स लगा दिया, ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर्स हो गया। समझना भाई, ऐसा समझो कि अभी इसके पास एनर्जी है 100 जूल की, इधर इसके पास 0 है एनर्जी, अभी 0 जूल की एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी 100 जूल की एनर्जी इसके पास जा रही है, ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि बाय द वे T = 0 से ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस एंड T = सपोज दैट 5 मिनट के बाद इधर की ये 100 जूल की टोटल एनर्जी इंडक्टर्स के पास पहुंच जाएगी। जब इंडक्टर्स के पास ये टोटल एनर्जी पहुंच गई तो ये फुली चार्ज हो जाएगा, ये फुली डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। फिर इसके बाद जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह का ये इसमें ये डायग्राम बन जाएगा एंड ये डिस्चार्ज हो गया। अब इसके पास टोटल 100 जूल की एनर्जी आ गई, ये हो गया डिस्चार्ज, इसमें 0 जूल की एनर्जी बची। अब होगा क्या है कि फिर इसके बाद यहाँ से एनर्जी मतलब कैपेसिटर से एनर्जी पहले इंडक्टर्स में जाएगी एंड फिर इंडक्टर्स से कैपेसिटर में जाएगी, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर्स में जाएगी। एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर इंडक्टर्स ऑक्सीलेट करती रहेगी, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कैपेसिटर से इंडक्टर्स, इंडक्टर से कैपेसिटर में ट्रांसफ़र होती रहेगी, ऑक्सीलेट करती रहेगी। इसलिए इस प्रोसेस को, इस सर्किट को LC ऑक्सीलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है, ये इसके नाम का कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है कि एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर टू इंडक्टर्स एंड इंडक्टर्स टू कैपेसिटर ट्रांसफ़र होती रहती है। इसे अपन एक फार्मूले से प्रूव करेंगे कि यह क्या सच में ऑक्सीलेट कर रही है, ऐसे ही देखेंगे। तो इसके लिए अपन जो SHM का इक्वेशन है, ठीक है, SHM का जो इक्वेशन है, SHM का इक्वेशन है, वो इक्वेशन होता है d² y /dt² प्लस ω² y = 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है वो SHM कर रही है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंडक्टर्स है, कैपेसिटर है, यहाँ पर चार्ज कैपेसिटर से इंडक्टर्स में, इंडक्टर से कैपेसिटर में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? अगर कर रहा है तो यस। ठीक है, तो चार्ज का इक्वेशन है Q = Q0 एंड साइन ω/t। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो dq / dt = इधर हो जाएगा Q0 ω एंड इधर हो जाएगा cos ω/t, बिकॉज साइन ω/t का cos ω/t एंड ω/t का ω हो गया। एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन d² / dt² = इधर हो जाएगा अपने पास cos का माइनस साइन हो जाएगा तो -ω² Q0 साइन ω/t हो गया। अब जरा ध्यान से देखो तो ये Q की वैल्यू है, यहाँ पर लिखो d² q डिवाइड बाई dt² इक्वल टू -ω² q। ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो d² q डिवाइड बाई dt² प्लस ω² q इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली इक्वेशन SHM की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही, प्रूव कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर
जो एनर्जी है बिटवीन कैपेसिटर टू इंडक्टर्स एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर ऑक्सीलेट कर रही है, ये लॉजिक है। ठीक है, तो चलो इसके कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं, फिर इसके बाद अपना आगे बात करेंगे नए टॉपिक पर। मेरा मतलब इसमें केवल ट्रांसफार्मर नाम का टॉपिक बचा है, उसके पहले PYQ कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास एक है PYQ प्रॉब्लम है, ये PYQ प्रॉब्लम है। PYQ प्रॉब्लम कहती है कि इन एन AC सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन गिवन है V इक्वल टू गिवन है अपने पास 200√2 एंड साइन 100। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 100t, ये इक्वेशन गिवन है। वोल्टेज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर एंड ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है इस तरह से, यहाँ पर ये कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई इस तरह से, ये कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड, मेरा मतलब है 1 × 10⁻⁻6 फैरड, बिकॉज 1 माइक्रोफैरड इक्वल 10⁻⁻6 फैरड एंड इट्स कन्वर्ट टू SI यूनिट। तो अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द करंट इन अ सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, इसका मतलब बहुत ही इजी एक कंसेप्ट है, इसमें अपने को बहुत ज़्यादा पजल होने की नीड नहीं, बिकॉज दिस इज ए वेरी कंसेप्टुअल टॉपिक। ठीक है, तो अपने को करंट की वैल्यू बताना है, तो करंट कैसे बताएंगे, देखो कंपेयर कर लेते हैं। तो V0 की वैल्यू जो गिवन है वो 200√2 वोल्ट है। ठीक है, एंड यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, अगर इसकी कंपेयर करते हैं इसके रियल इक्वेशन, तो V इक्वल टू V0 साइन ω_t, तो ओमेगा इक्वल टू कितना है 100, ओमेगा इक्वल टू है 100, अपने पास 100 है, 2πf इक्वल टू ये हो जाएगा 100। ठीक है, चलो नीड आएगी तो पुट कर लेंगे। चलो इसे और आगे तक सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से वैल्यू मिल गई अपने को, वैल्यू कैलकुलेट करना है IRMS की, तो पहले अपने को XC चाहिए, तो XC इक्वल टू होता है 1/ω_c। ठीक है, XC इक्वल टू 1/ω_c एंड ओमेगा की वैल्यू है 100 और C की वैल्यू है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये XC हो गया। अब आपको फार्मूला मालूम है VRMS इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाई XC। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए IRMS चाहिए। ठीक है, तो IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइड बाई XC। ठीक है, एंड VRMS कैसे कैलकुलेट करेंगे, VRMS इक्वल टू V0 डिवाइड बाई √2, इसकी वैल्यू है 200√2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपने को वैल्यू मिल जाएगी IRMS, यहाँ से मिल जाएगी VRMS की, ये VRMS की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है VRMS एंड ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो ये अपने को जो वैल्यू मिलेगी फाइनल में ये मिलेगी 20 मिली एम्पेयर की करंट मिल जाएगी। IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइड बाई XC, इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करेंगे VRMS की एंड XC की, तो 20 × 10⁻³ एम्पियर, मेरा मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर की करंट आ जाएगी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं एंड उसे सॉल्व करते हैं। अपना नेक्स्ट जो PYQ क्वेश्चन है वो इस तरह से है। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन कहता है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर सर्किट है जिसमें 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी गिवन है एंड जो डाटा यहाँ पर गिवन है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सर्किट बना लेता हूँ। C की वैल्यू अपने को 10 माइक्रोफैरड गिवन है एंड यहाँ पर जो वोल्टेज है इस तरह से, ये V की वैल्यू जो VRMS की वैल्यू है 210 वोल्ट गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, अपने को बताना है पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, मतलब अपने को I0 बताना है एंड यहाँ पर जो पाई की वैल्यू यूज करना है वो 3.14 यूज करना है। ठीक है, अब देखो जरा इसे कैसे सॉल्व करेंगे उस पर 1 मिनट बात करते हैं। ठीक है, देखो जरा,
अपने को एक सीधा सा कंसेप्ट है, पहले अपन ये RMS की वैल्यू गिवन है, RMS, ये RMS गिवन है, तो ध्यान रखना है IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइड बाई XC, ठीक है। एंड IRMS की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे IRMS इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी VRMS की 210 वोल्ट है, डिवाइड बाई XC अपने को नहीं मालूम बाय द वे, तो XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, अपने को ओमेगा भी बाय द वे नहीं पता है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ मीन 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। मैं XC की जगह लिख रहा हूँ एंड ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ मीन 210 मल्टीप्लाई 2 पाई एफ मल्टीप्लाई सी, ये वैल्यू बन गई। एंड इसे अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है अपने पास, ये 0.6594 आती है, 0.6594 ये एम्पीयर की करंट आती है। एंड अगर अपने को मैक्स वैल्यू चाहिए तो IRMS इक्वल टू I0 डिवाइड बाई √2, मेरा मतलब है I0 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई IRMS। एंड इसे अगर ये वैल्यू पुट करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी वो मिलेगी 0.93 एम्पियर, 0.93 एम्पियर की अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस टाइप के मतलब बहुत ही कंसेप्टुअल न्यूमेरिकल है और इसमें कोई डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एंड मेजर जो कंसेप्ट रहता है अपना वो रहता है कि किस तरह से सर्किट को सॉल्व करें, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्या लॉजिक हो, क्या कंसेप्ट हो, उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट PY की प्रॉब्लम है, फिर अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम, कैपेसिटर रिएक्टेंस वैल्यू गिवन है, बहुत सारी वैल्यू गिवन है। एंड यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है एंगल, ठीक है, मीन फेज कैलकुलेट करना है। फेज कितना कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उस पर मतलब एक कंसेप्टुअल प्रॉब्लम अगर देखें तो जो वैल्यू अपने को गिवन है, V की वैल्यू 220 वोल्ट गिवन है, मेन AC वोल्टेज अपने को गिवन है। एंड जो गिवन है, जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और कौन सा डाटा गिवन है भाई, और डाटा अपने को गिवन है रेजिस्टेंस R की वैल्यू 20 ओम गिवन है, XC की वैल्यू अपने यहाँ गिवन है कितना, XC 45 ओम गिवन है, 45 ओम ये गिवन है, ठीक है। XL ये XL की वैल्यू है, XL एंड XC की वैल्यू है अपने पास है 25 ओम है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। एंड अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कि जो करंट है उसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पर ये LCR सर्किट आ गया जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर्स भी है एंड कैपेसिटर भी है, तीनों सर्किट मिल गए, LCR सर्किट हो गए, LCR सर्किट हो गया। एंड LCR सर्किट का डायग्राम बनाते हैं तो बड़ा इजी है, LCR इस तरह से, ये LCR सर्किट हो गया। यहाँ पर अपने को बताना है करंट की वैल्यू बताना है, तो करंट I इक्वल टू V डिवाइड बाई Z, ठीक है। एंड अगर अपन इस वैल्यू को सॉल्व करें, I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है अपने पास 220, ठीक है। एंड Z की वैल्यू में लफड़ा है बिकॉज Z इज ए इम्पीडेंस, मीन R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। एंड ये अगर वैल्यू बन गई, इसे अगर सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आती है वो करंट की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 7.8 एम्पियर, ठीक है, 7.8 एम्पियर। इसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड होगा, अब तो यहाँ पर तुम्हें वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करना है। जैसे XL और XC नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हाँ XL अपने को पता है, XC पता है, यहाँ पर सारी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम है आपको। फिर इसके बाद जैसे अपने को कैलकुलेट करना है, फेज कैलकुलेट करना है, फेज tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan phi इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस XC डिवाइड बाई R, ठीक है, XL माइनस XC डिवाइड बाई R। अब यहाँ से इसकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इधर हो जाएगा 45 माइनस 25 डिवाइड बाई 20,
इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाएगी 1 मीन 40, ये वैल्यू आ जाएगी 40 मीन इधर से 1 आ जाएगा एंड 1 tan फाई इक्वल टू 1 मीन फाई इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो ये अपने को फेज मिल गया। इस तरह से लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के थ्रू से हम अपने टॉपिक पर 1 बाय 1 करके एक बार बात कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ये कंसेप्टुअल फीडबैक है, कंसेप्टुअल लॉजिक है। एलसीआर सर्किट में या किसी दूसरे सर्किट में बात करें, अब बात कर रहे हैं अपन रेजोनेंस में, ठीक है। रेजोनेंस ना 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 ठीक है। तो ये आपके लिए कितने अच्छे नोट्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। चलो अपन बात कर रहे हैं रेजोनेंस पर। रेजोनेंस रेजोनेंस का लॉजिक क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है कि जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं अगर वो सेम आ रही हैं तो वहाँ पर सुपरपोज होता है। ये छोटा सा जो फिनोमेना होता है फिजिक्स में उसे अपन रेजोनेंस कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का सुपरपोजिशन। एंड ये कब पॉसिबल होगा? जब हम कह सकते हैं कि एक्सएल की जो वैल्यू है अगर वो एक्ससी की इक्वल आ गई, तो एक्सएल इक्वल टू होता है एक्ससी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एक्ससी है ना वो इक्वल है 2 पाई एफ सी से, मीन एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एंड अगर मैं एक्सएल के बारे में बात करता हूँ तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, मीन एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एंड एल। तो यहाँ से एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनका अगर ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनेगा। एक तो अपने पास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कौन सा है? एक्सएल वाला, और ये हो गए एक्ससी वाला। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, तो इस रीजन में ना दोनों इक्वल इक्वल हो जाते हैं एंड यहीं पर रेजोनेंस होता है। एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इक्वल होंगे, भाई एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, मीन एक्सएल की वैल्यू एक्ससी की इक्वल हो जाएगी। अब देखो अगर इसका अपन ग्राफ बनाते हैं इस रेजोनेंस का, तो रेजोनेंस का ग्राफ बहुत ही सिंपल है बट कंसेप्टुअल है। इस तरह से बनेगा, ये रेजोनेंस का ग्राफ है। एंड इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं एफ आर, ठीक है, या अपन इसे एफ नॉट कह दें। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एक्सएल की जगह ओमेगा एल या ओमेगा नॉट एल, एंड एक्सी की जगह 1 बाई एक्स सी की जगह 1 बाई ओमेगा नॉट सी, ठीक है। एंड यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, ठीक है। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 बाई एल सी आ गया। एंड ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 बाई एल सी हो गया। एंड यहाँ से अगर एफ नॉट या एफ आर मीन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कैलकुलेट करते तो 1 बाई 2 एफ रूट में 1 बाई एल सी। तो ये अपने पास फार्मूला है। इस समय अगर अपन इम्पीडेंस का फार्मूला देखें तो इम्पीडेंस हम देखेंगे करंट जिस मोमेंट में मैक्सिमम होगी उसी मोमेंट में जो जेड होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। क्योंकि जेड का जो फार्मूला होता है आई, जो अपने पास आई का जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड होता है। तो ध्यान रखना है कि जिस मोमेंट में करंट की वैल्यू मैक्स होगी उसी मोमेंट में जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। एंड अगर मैं इसको मैक्स करता हूं तो इसको मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। एंड जेड की जो वैल्यू होती है, जेड का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब जेड को मिनिमम करने के लिए एक्स एल की वैल्यू एक्स सी की इक्वल होना पड़ेगा एंड इसी मोमेंट में रेजोनेंस होता है। तो इस मोमेंट में जो करंट का ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है।
यहाँ पर ये बन गई रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिल गई, यहाँ पर करंट की मैक्स वैल्यू मिल गई। एंड इसी मोमेंट में अगर आप इम्पीडेंस का फार्मूला बनाएंगे, इम्पीडेंस का ग्राफ बनाएंगे, तो इम्पीडेंस का ग्राफ ऐसे बनेगा, इसी में ऐसे ग्राफ बनेगा, इम्पीडेंस का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बनता है इम्पीडेंस का। तो इम्पीडेंस की वैल्यू, जेड की वैल्यू मिनिमम है, एंड यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी उसे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ये मिल गई अपने को, ये वाली जो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। चलो ये तो अपना इसका लॉजिक हुआ। चलो इसके बाद अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर दो तरह के हैं, एक तो है स्टेप अप और दूसरा है स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, ठीक है, टू हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड बिकॉज यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती है, बाय द वे ये अपने पास है प्राइमरी कॉइल हो गई, एंड यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। तो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है वो ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न NP, तो ध्यान रखना कि NP की वैल्यू कम है एज ए कम्पेयर टू NS। ध्यान रखना कि प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो कम है एज ए कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज की। करंट जस्ट उल्टा होती है, ध्यान रखना कि IP एंड IS में ये रिलेशन होता है। एंड इसमें अगर अपन फार्मूला देखें तो ध्यान रखना कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती वो होती माइनस का N एंड d phi डिवाइड बाई dt। तो प्राइमरी कॉइल के लिए माइनस का NP इधर हो जाएगा d phi डिवाइड बाई dt, ठीक है। एंड अगर सेकेंडरी कॉइल के लिए देखोगे तो सेकेंडरी कॉइल के लिए ES इक्वल टू माइनस का NS इधर हो जाएगा d phi डिवाइड बाई dt। इन दोनों का अगर आप डिवाइडेशन करोगे तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी EP डिवाइड बाई ES इक्वल टू NP डिवाइड बाई NS। ये लॉजिक ध्यान रखना। एंड इसके इक्वल में तुम लिखोगे IP डिवाइड बाई IS, मतलब जस्ट उल्टा करोगे, IS डिवाइड बाई IP करोगे, ये करंट में है। एंड जो पावर होती है वो इक्वल होती है। एंड सिमिलर कंसेप्ट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, सिमिलर कंसेप्ट है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है कि हाई वोल्टेज को ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में, ठीक है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, बिकॉज इसमें जो इस तरह से बाइंडिंग होती है, नंबर ऑफ टर्न होते हैं प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं एज ए कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। तो ये हो गई प्राइमरी कॉइल, ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न है वो ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू सेकेंडरी। यहाँ का जो वोल्टेज है ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू सेकेंडरी वोल्टेज। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉजिक है, ये ध्यान रखना। एंड फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर EP डिवाइड बाई ES इक्वल टू NP डिवाइड बाई NS या VP डिवाइड बाई VS, ये फार्मूला ध्यान रखना। अब अगर इफिशियंसी की बात करें, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है P पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कराओ। एंड पावर कैसे कैलकुलेट करोगे? I जो सेकेंडरी कॉइल पर है, करंट सेकेंडरी कॉइल पर, मल्टीप्लाई, ठीक है, वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल पर। एंड इनपुट के लिए I की वैल्यू जो प्राइमरी कॉइल पर है एंड वोल्टेज की वैल्यू जो प्राइमरी कॉइल पर है, मल्टीप्लाई 100। तो ये लॉजिक ध्यान रखना। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर की कार्य करने की, वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, उसे अपन इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक है।
एंड फिर इसके बाद अपन कुछ PYQ प्रॉब्लम पर बात करते हैं रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, लास्ट का टॉपिक है PYQ, फिर इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एन AC मेन सप्लाई 220 वोल्टेज। ये 220 वोल्टेज से कनेक्टेड है टू द ऑपरेट 11,000 वोल्टेज एंड 88 वाट। द करंट इन द सेकेंडरी कोयल सर्किट, सेकेंडरी कोयल में कितनी करंट होगी उसे अपन कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसका अपने को बेसिक कंसेप्ट है, यही फार्मूला यूज होना है। जो वैल्यू गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। अपने पास एक ये प्राइमरी कोयल है, इस तरह से ये प्राइमरी कोयल है एंड प्राइमरी कोयल का जो वोल्टेज अपने को गिवन है, प्राइमरी कोयल का जो वोल्टेज गिवन है वो है Vp इक्वल टू 220, ठीक है, वोल्ट गिवन है। फिर इसके बाद है सेकेंडरी कोयल का जो वोल्टेज है Vs इक्वल टू 11,000 वोल्टेज गिवन है, ठीक है, इतना गिवन है। एंड सेकेंडरी कोयल की जो पावर है वो अपने को गिवन है 88 वाट, ये गिवन है। यहाँ से अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कि सेकेंडरी कोयल में जो करंट है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी कोयल में जो करंट है उसे अपन को कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला P इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई एंड सेकेंडरी के लिए PS इक्वल टू VS मल्टीप्लाई IS, ठीक है। सेकेंडरी कोयल में जो पावर है वो 88 है इक्वल टू इधर कितना है सेकेंडरी में 11,000 है मल्टीप्लाई IS की वैल्यू कितनी है अपने पास से, IS की वैल्यू है, इसे पेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास, IS की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मेरा मतलब है ये 8 मिली एम्पियर की करंट आ जाएगी IS। तो ये लॉजिक है, इस तरह से ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बेस में अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन PYQ का बिल्कुल से इजी है एंड मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल में जो करंट नंबर ऑफ टर्न का जो रेशियो है वो इस तरह से है। ये प्राइमरी कोयल हो गई, सेकेंडरी कोयल हो गई एंड प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न का रेशियो है 1/2 है, मीन NP डिवाइड बाई NS इक्वल टू 1/2 है। फिर इसके बाद अपने को बताना है प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज के रेशियो को बताना है, ठीक है। तो अपने को बताना क्या है, VS डिवाइड बाई VP बताना है, ठीक है। तो तुमको पता है कि ये वैल्यू अपने को गिवन है कि VP डिवाइड बाई VS इक्वल टू NP डिवाइड बाई NS, ठीक है। एंड ये वैल्यू अपने पास है 1/2 मीन VP रेशियो VS इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये लॉजिक हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपके लिए जो लेक्चर रहा बहुत ही फंटास्टिक रहा। इसमें हमने पूरे टॉपिक को कुछ भी स्किप नहीं किया है, ठीक है। एंड जो भी NCERT पैटर्न में है, आपके NTA पैटर्न में, उसको सब पर हमने डिस्कस किया है। एंड PYQ प्रॉब्लम अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 तक हमने PYQ प्रॉब्लम पर डिस्कस किया है, पूरे टॉपिक पर किया है। एंड इसी तरह से हर एक चैप्टर पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया इस चैनल में बने रहो एंड फिजिक्स का आनंद